नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जो लोग भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पालगढ़ साधु संहार के बाद मैंने 2 वीडियो में पहले दिन जितनी जानकारी जितने तथ्य थे उनके आधार पर विश्लेषण दिया, फिर दूसरी बार दिया है। आज मैं पालगढ़ भाग 3 लेके आया हूं, क्योंकि अब जो कुछ सच्चाई सामने आ रही है उससे साफ महसूस होता है कि उन साधुओं की हत्या बिल्कुल साजिश के तहत की गई। उन साधुओं की हत्या के पीछे ये भी बात सामने आ रही है कि उनका भगवा वस्त्रधारी होना मूल कारण था। उस क्षेत्र में भगवाधारियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू धर्म मानने वालों के खिलाफ इतना वातावरण बनाया जा चुका है, इतना भड़काया जा चुका है कि कुछ लोगों ने उसको हिंसा तक पहुंचा करके हमला कर दिया। चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं भी चोर समझ के उनको नहीं मारा गया। ये जो प्रचारित किया गया कि चोर और बच्चा चोर समझ लिया, इसकी कोई बात ही नहीं है, इसकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल झूठ बातें फैलाई गई थी। अभी जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार जब साधु वहां जो जिस स्थान पर उनकी हत्या हुई वहां वन विभाग का नाका है और वहां 3 घंटे तक साधु रहे। वहां की स्थानीय सरपंच हैं, वहां के उस सरपंच ने कहा है, जो गढ़ चिंचेल गांव है उनकी सरपंच है चित्रा चौधरी, उन्होंने कहा कि हंगामा होने के बाद मैं खुद वहां गई, मैंने भीड़ को समझाया, संभाला, 3 घंटे तक मैं वहां रही। लेकिन जैसे ही वहां एनसीपी के पार्षद आए, लोगों में एक अजब किस्म का जोश आ गया, लोग चिल्लाने लगे। तो अब चिल्लाने के बाद पूरा माहौल उनके आते ही बदल गया है। अब यह देखना पड़ेगा कि एनसीपी के पार्षद वहां क्यों आए। एनसीपी के पार्षद नाका के अंदर जाते हैं, नाका के अंदर उनकी क्या बातचीत हुई, वहां वन विभाग के अधिकारियों से, वहां उपस्थित पुलिस वाले से क्या बातचीत हुई, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद ही पुलिस वाला जो 70 साल के बुजुर्ग साधु हैं, कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज, उनको ला करके, अगर आप स्लो मोशन में उस वीडियो को देखेंगे जरा, तब आपको स्पष्ट होगा कि आराम से लाके उसने भीड़ को मारने के लिए सौंप दिया है। तो अब यहां समझने की बात यह है कि अगर 3 घंटे तक वहां भीड़ रही, साधुओं के वहां घेरे जाने से लेकर के और उनके मारे जाने तक मोटा मोटी 4 घंटे का अंतराल था। इतनी देर में नासिक से हो, मुंबई से हो, वहां से भी पुलिस फोर्स आ सकती थी। पुलिस फोर्स वहां पालगढ़ से तो आ ही सकती थी, लेकिन रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बुलाया पुलिस वालों ने? यह बहुत गहरा विषय है और इसी से साजिश की बात नजर आती है। 3 दिनों तक उस हत्या की बाहर किसी को जानकारी नहीं हुई। अभी भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी घटना किसी के सामने नहीं है। पूरी घटना उनको पता है जो उनके मारने में शामिल थे, जिसमें से 101 लोग गिरफ्तार हैं। उन पुलिस वालों को पता होगा, वहां के वन अधिकारियों को पता होगा, या फिर इस साजिश के पीछे जो लोग थे उनको पता होगा। तो अब ये तो बात समझ से परे है कि अगर पुलिस को यह महसूस हो रहा है कि भीड़ उससे काबू में नहीं आने वाली है, तो वो फोर्स बुला ले। आखिर 3 घंटे में तो फोर्स कहीं से कहीं जा सकती है। किसी भी राज्य में, भारत के किसी राज्य में 3 घंटे 4 घंटे बहुत ज्यादा समय होता है। अगर साजिश नहीं है तो पुलिस ने फोर्स क्यों नहीं बुलाया? एनसीपी पार्षद ने हत्या करने वालों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस ने उनको क्यों सौंपा? वो जो पूरा एरिया है वो गढ़चिरौली का ही इलाका माना जाता है, उसी से जुड़ा हुआ है। वहां जानते हैं कि वहां माओवादियों का कितना प्रभाव है। और दूसरी ओर वहां ईसाई मिशनरियां भी धर्मांतरण में लगातार रहती हैं। भारी संख्या में वहां के आदिवासी ईसाई मत में धर्मांतरित हो चुके हैं। इस कारण भी जो बचे हुए हिंदू हैं और वहां जो बने हुए ईसाई हैं उनके बीच तनाव चलता रहता है। हिंदुओं के खिलाफ वहां बहुत गहरा वातावरण बनाया गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि वहां उनको आदिवासियों को बताया गया कि तुम्हारे देवता तो राम हो ही नहीं सकते हैं, भगवाधारी तुम्हारे दुश्मन होते हैं, तुम्हारा देवता तो कोई और रहा है काले ढंग का, उसमें रावण भी हो सकता है, उसमें और भी कुछ हो सकता है।
ये बताया गया, लेकिन हत्या के लिए उनको भड़काया गया, इसको मार डालना, उस साजिश से पर्दा उठना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर वो भगवाधारी नहीं होते साधु तो उनकी हत्या नहीं होती। तो अब ये जो अब सरपंच की हालत यह है कि सरपंच कह रही है कि मेरे को भी धमकियां आ रही है मारने की। अब उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी है, ये हालत हो गई है, क्योंकि उस समय उन्होंने विरोध भी किया और बाद में भी उन्होंने शायद कुछ स्थानीय अखबारों को जो है वो स्थानीय अखबारों को कुछ कुछ बयान दिया है। अब मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन की स्थिति में इतने लोग वहाँ इकट्ठे हैं और इकट्ठे में जो वहाँ पुलिस है या जो फॉरेस्ट के अधिकारी तो छोड़ दीजिए, जो पार्षद महोदय आते हैं वो पार्षद महोदय ये नहीं कहते हैं कि आप लोग लॉकडाउन तोड़ रहो, उनकी सरकार है, इससे क्षति पहुंचेंगी, देश में कोरोना संक्रमण होगा, आप बाहर जाओ। उन साधुओं का क्या दोष है, उनको मत मारो। तो ये जाहिर है उस पार्षद की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो जो दोनों पुलिस वाले हैं उनका सस्पेंशन प्रमुख नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और चूंकि कलेक्टर ने और एसपी ने बिल्कुल झूठ बोला है कि भीड़ को संभालने में पुलिस नाकामयाब रही, इसलिए इन दोनों का निलंबन भी है और इन पर भी मुकदमा होना चाहिए। ये अपना ये इस प्रकार से झूठ बोलने का, देश को गुमराह करने का, जनता के गुमराह करने का, पुलिस के अपराध को छिपाने के लिए इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब ये महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति है। भगवा पहनने के कारण अगर वो माओवादी हत्या के पीछे हो, अगर ईसाई मिशनरियां उसके पीछे हो, तो उन पर नियंत्रण करना, उनको पकड़ना, उनको सजा देना ये सरकार का काम है। केवल 101 लोग जो सामने दिख रहे हैं वही हत्यारे नहीं हो सकते हैं, इसके पीछे छिपे हुए चेहरे सामने आना चाहिए, जिन्होंने भगवाधारियों के खिलाफ एक माहौल बनाया वहां हत्या का। जो साथ ही साथ में अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की या उस अलग अलग पार्टियों की ओर से जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ जो है पीएसए आया तो वहाँ पुलिस ने फायरिंग भी की और फिर भी भीड़ नहीं मानी और पुलिस क्या करती। ये बिल्कुल झूठ है, वहाँ एक भी फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने स्वयं जो एफआईआर लिखा है उसमें भी फायरिंग की कहीं कोई बात नहीं है। अगर पुलिस फायरिंग करती तो अगर सरपंच 3 घंटे तक उस भीड़ को कंट्रोल करके रख सकती थी, अगर एनसीपी के आने के बाद भीड़ नियंत्रित हुई है, अनियंत्रित हुई और सरपंच को वहां से जाना पड़ा है, तो जाहिर है कि पुलिस उस 3 घंटे में गोली चला करके न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित कर सकती थी बल्कि वायरलेस से बल्कि टेलीफोन से वो नए भारी संख्या में पुलिस बल को वहां बुला सकती थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब देश को चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख दोनों देश के सामने आके स्पष्ट करें कि ये उनके पास इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। केवल सीआईडी को मामला सुपुर्द करने से नहीं होगा, सीआईडी इसमें लीपापोती कर सकती है क्योंकि इसमें पुलिस फंस रही है। सीआईडी पुलिस का ही विभाग होता है, तो वो अपने जिला पुलिस के विरुद्ध सीआईडी जाएगी, इसके मानने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है जो लोग पकड़े गए हैं उनको सजा मिल जाए, लेकिन जो जड़ है वहां माओवाद और जो जड़ है वहां ईसाई मिशनरी, धर्म परिवर्तन से किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर छल से, बल से, लोभ देकर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, उसको किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है, दूसरे धर्म के गुरुओं के खिलाफ उसके अंदर घृणा और हिंसा का भाव पैदा किया जाता है, तो ये अब एक भयानक अपराध है, ये देश के विरुद्ध आचरण है और इसी प्रकार के उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों ये नए तथ्य हमारे सामने थे, आगे जो भी तथ्य आएंगे मैं आपके सामने लेकर उपस्थित रहूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर दोहराता हूं कि आप जब मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जैसे ही खोलते हैं वहां एक सब्सक्राइब बटन आता है, उस पर जरूर उंगली लगा दीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तभी संवाद में आनंद आएगा। स्वयं भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना मैं आग्रह कर रहा हूं उसके अनुसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद।